हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ एनवायरनमेंट की सीरीज़। जैसा कि आपको पता है कि सर आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और एनवायरनमेंट मैं करवाऊंगी आपको, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो हम एनवायरनमेंट की इससे स्टार्ट करेंगे, पूर्वावलोकन से। तो एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यूपीएससी में भी आते हैं और पीसीएस में भी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये देखिए आप, बेस इसकी जो थ्योरी है वो तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। बाकी ये बेसिक्स है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसमें कुछ इसमें बेसिक्स में हमारे सबसे, चलो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ बेसिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी कंपोनेंट, जैसे कि हमें पता है बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। फिर हमारे पास लेयर्स कैसे कैसे होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। एंड देन हमारे पास इसमें कुछ साइकिल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल, जो हमारी लैंड पे होती है। ये सब चीज़ें हैं, ये सारा बेसिक्स ही है, आप लोग कर लीजिए। कुछ वन लाइनर हैं। फिर अर्थ के रियो समिट, एजेंडा 21 क्या है हमारा। उसके बाद रियो कॉन्फ्रेंस, अभी कॉप 28 हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए दिस ईयर के लिए। तो अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक क्वेश्चन से। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर एज द रीज़न। तो एजर्शन क्या है हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट for well-being of human society. Reason, sustainable development is a kind of development that meets the needs of the present without compromising ability of future generation to meet their own needs. अब इसमें हमारा आंसर होगा बोथ, एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है हमारे, और रीजन जो है हमारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पर, ये कह रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी वेलबींग, ह्यूमन सोसाइटी के वेलबींग के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है क्या, मैं आप लोगों को बता दूँ तो एक ऐसा डेवलपमेंट करना जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करे और पॉल्यूशन को भी ख़राब ना करे, और हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी भी नीड्स को मीट कर सके। मतलब जैसे वाटर है लाइक, तो हम वाटर को इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ना कर सकें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को वाटर मिले ही ना, और अगर मिले तो पॉल्यूटेड वाटर हो, या फिर क्या बोलते हैं जो हमारा वाटर की सैलिनिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाए तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम हो। वो होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन किया जाता है कई तरीके से। इसकी जो सबसे फ्रीक्वेंट डेफिनेशन आई थी वो आई थी ब्रेटन लैंड रिपोर्ट में। उसमें कहा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। नेक्स्ट है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड्स गिवन बिलो। Rio Earth Summit, publication of Breton Land Commission report, enforcement of Montreal Protocol, publication of the Limit to Growth report। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास बी। सबसे पहले हमारे पास आया था पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू रिपोर्ट, नेक्स्ट हमारे पास आया था पब्लिकेशन ऑफ ब्रेटन लैंड कमीशन रिपोर्ट, फिर हमारे पास आए थे एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और देन हमारे पास आया था रियो अर्थ समिट। यहाँ पर ईयर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट था वो 1972 में आया था। पब्लिकेशन ऑफ ब्रेटन लैंड कमीशन आया था हमारे 1987 अगस्त में। एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जनवरी 1989 में, और रियो अर्थ समिट आया था हमारा जून 1992 में। जो हमारा रियो अर्थ समिट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट was started after submitting a report on environment to the United Nation in 1987. The report was, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसने रिपोर्ट अपनी पब्लिश की थी 1987 में। उस रिपोर्ट में क्या किया गया था, आवर कॉमन फ्यूचर। उस रिपोर्ट की जो थीम थी वो थी हमारी आवर कॉमन फ्यूचर। आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जब हमने रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था आफ्टर आवर कॉमन फ्यूचर, उसको कहा जाता है ब्रेटन लैंड रिपोर्ट, विच वॉज पब्लिश्ड वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट in 1987. The discussion on sustainable development was started. नेक्स्ट हमारी एक तरह से डेफिनेशन है, एनवायरनमेंट रिफर्स टू। एनवायरनमेंट क्या रिफर करता है, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल डेट एग्जिस्ट अराउंड इट, द सम ऑफ टोटल कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बींग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, द इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चर एलिमेंट विच वर इंटरलिंक्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट में आती हैं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन रीड करें हम,
एक्सप्रेशन काफ़ी लॉन्ग है, चलो कोई नहीं। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स एन सर्कल और सराउंड, जो भी हमारे आसपास का एरिया है। द एनवायरनमेंट इज़ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड इन्वॉल्व्स एवरीथिंग that affects the organisms during its lifetime. It is the totality of all social, biological, physical and chemical elements individually as well as collectively that compose nature and human made surroundings. It refers to the total condition which surround man at a given point in space and time. The environment is defined as social, cultural and physical condition that surround, affect and influence the survival, growth and development of people, animal or plant as defined in the Environment Protection Act 1986. एंड उसमें कहा गया है, ये वाली डेफिनेशन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, इसमें कहा गया था एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड। जैसे कि आपको पता है कि एयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, उसके बाद वाटर हाइड्रोस्फेयर होता है हमारा, और लैंड लिथोस्फेयर। इन तीनों का अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और जो हमारा आता है बीच का क्या बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप जोन, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर यानी जहाँ पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ है जहाँ हमारी लाइफ एग्जिस्ट करी वो क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। तो इस स्टेटमेंट वही समझाने की कोशिश की गई है कि इंटर रिलेशनशिप विच अमंग बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी, ये सारा क्या है, हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, एयर कंडीशनिंग, यूज़ ऑफ पेपर बैग्स। तो इसका हमारा आंसर है बी, क्योंकि जो हमारा पॉवर्टी एलिवेशन है ना, एक तरीके से इकोनॉमिक टर्म है, हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि हम अपनी कंट्री की पॉवर्टी को कैसे एलिवेट कर सकते हैं। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एयर कंडीशनिंग एंड यूज़ ऑफ पेपर हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो एक डेफिनेशन पढ़ने की, वो सॉल्यूशन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप लोग सॉल्यूशंस देख लीजिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बीच में बता दिया करूँगी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि वो 1986 में आया था, और ये पूरे होल इंडिया पे हमारा इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस में 2017 में पूछा गया था। द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट वॉज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड 1986। सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 1986 AD। एनवायरनमेंट इज़ अ कंपोजिट स्टेट ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एनवायरनमेंट हमारा कंपोजिट स्टेट होता है किन चीज़ों का, उसमें बायोटिक फैक्टर भी होंगे, ए बायोटिक फैक्टर भी होंगे, फिजियोग्राफिक फैक्टर होंगे और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। बायोटिक फैक्टर में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो भी लिविंग है लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये सब हमारा बायोटिक फैक्टर में आता है। अबायोटिक फैक्टर लाइक सनलाइट, एयर, ये सारी चीज़ें हमारी अबायोटिक फैक्टर होती है। फिजियोग्राफिक फैक्टर जैसे कि हमारे पास ना बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं हमारे लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसे कि टाइगा हो गया, टुंड्रा रीजन हो गया, डेजर्ट हो गया, मैंग्रोव, वेटलैंड, तो ये सारी फिजियोग्राफी कैसी है उस एरिया की, उस पर डिपेंड करता है, इसको हम बोलते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। तो हमारे एनवायरनमेंट में तीनों चीज़ें आएंगी, बायोटिक, एबायोटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। सेम वही एग्जाम्पल में यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, generally environment can be classified as following categories, which of the following is not a part of such category: operational environment, physical environment, cultural environment, biological environment। तो इसका आंसर होगा ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। बाकी फिजिकल एनवायरनमेंट आप लोगों को पता ही है जो हमारे आसपास कैसा एनवायरनमेंट है। कल्चर एनवायरनमेंट जैसे कि आप लोगों ने ट्राइबल एरियाज में देखा होगा, ट्राइब का एक अपना कल्चर होता है, या हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, वहाँ पर एक ही टाइप के लोग रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कल्चर एनवायरनमेंट। एंड देन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जैसे हमारे प्लांट हो गए, इंक्लूड करते हैं एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। कल्चर एनवायरनमेंट जिसमें जैसे मैन मेड फीचर्स होते हैं, जैसे हमारी वहाँ की इकनॉमी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स कैसे हैं, हमारे कल्चर में आते हैं। फिजिकल में हमारी वाटर बॉडीज़ कैसी हैं, लैंड कैसा है, रॉक कैसी है, सॉइल कैसी है, सारा हमारा किस में आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट में। पर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होता है। Then next question number 12, sustainable development is a matter of intergenerational
सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसमें किस सबसे ज़्यादा सेंसिबिलिटी किस चीज़ की होती है, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना हमारे पास लिमिटेड है और उनको हमें बहुत तरीके से यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे अपने किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का तो वो आगे जाके एक्सटेंड हो जाएगा और फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और या फिर हम उसका अल्टरनेटिव भी इतनी ईजिली नहीं मिलता। जैसे कि लाइक अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे पेट्रोलियम गैस वगैरह ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो अब हमें उनका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ रहा है, प्लस पॉल्यूशन बहुत जनरेट करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनको लिमिटेड तरीके से ही यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाकी यहाँ पर इंडेक्स दिए हुए हैं कि सबसे फर्स्ट पोजीशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, फिनलैंड, जो बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज को। सेकंड स्वीडन, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ बेल्जियम, और इंडिया की रैंक है 120 एंड पाकिस्तान की 129। पाकिस्तान हमसे भी पीछे है। ये जो है ना हमारे फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये मोस्टली इंडेक्सेस में टॉप पर ही होते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू कार्बन। कई बार पूछते हैं ना ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन क्या होता है, तो ब्लू कार्बन क्या होता है। ब्लू कार्बन, carbon captured by ocean and coastal ecosystem, carbon sequestered in forest biomass and agriculture soils, carbon contained petroleum and natural gas, carbon present in atmosphere। तो ब्लू कार्बन हमारा होता है जो कैप्चर्ड होता है ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम से। हमें पता है ना हम वाटर क्या बोलते हैं, ब्लू इकोनॉमी का पार्ट बोलते हैं, तो लाइक ब्लू से आप याद कर सकते हैं कि जो भी ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम से कार्बन जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे ब्लू कार्बन। इसका हम एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। ब्लू कार्बन इज सिंपली टर्म कार्बन कैप्चर्ड बाय वर्ल्ड ओशन and coastal ecosystem. Sea grasses, mangroves, salt marshes along our coast capture and hold carbon, acting as something called a carbon sink. These coastal systems, through much smaller in size than the planet forest, sequester this carbon at a much faster rate and can continue to do for million of years. आप लोगों को पता है ब्लैक कार्बन क्या होता है, जो कार्बन कंटेन होता है ना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, इसको हम बोलते हैं ब्लैक कार्बन। और ग्रीन कार्बन जो कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह से होता है हमारा, उसे हम ग्रीन कार्बन बोलते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। इसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही सेम चीज़ है, बस डेफिनेशंस को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देते हैं और हमें थोड़ा समझना होता है। जहाँ पर भी हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं, रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली पार्ट हो जाता है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे कुछ गोल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, जैसे SDG 1 में क्या है, SDG 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस है। हमारे पास 17 SDGs हैं, वो हमें बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। जिससे हमारा इसमें दिया है, जो द फॉलोइंग सस्टेनेबल गोल विल टारगेट वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। तो जो हमारा टारगेट है वाटर अवेलेबिलिटी का, वो कौन से SDG में आता है, तो हमारा आता है SDG नंबर 6 में। इसका हम एक बार एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। ओके, द यूनाइटेड नेशन हैज़ आइडेंटिफाइड 17 SDGs which have to realized by year 2030. Among these goals SDG 6 clean water and sanitation को बताता है SDG 6, और इंश्योर करता है कि अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। टुडे 2.2 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर एंड मोर देन 4.2 बिलियन पीपल लैक सेफली मैनेज सैनिटेशन। तो ये कुछ डेटा दिया हुआ है। ये तो हाँ, ये आप पर आप ना SDG 17 जितने भी है ना वो हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी न किसी तरीके से वो पूछ ही लेता है SDG, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टारगेट जो हमारा 2030 तक का है, तो तब तक के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इसे मेंस के पेपर में भी कोट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज़ द इनिशिएटिव ऑफ। जो डिकेड है सस्टेनेबल एनर्जी का, ये किसका इनिशिएटिव है, तो इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन का। अब रिन्यूएबल एनर्जी आप लोग पता है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमारी सोलर एनर्जी। तो काफ़ी ज़्यादा हम वर्क कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो उसका हेडक्वार्टर भी इंडिया के गुरुग्राम में है, ये इनिशिएटिव भी इंडिया ने ही लिया था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा लिंक करके आप पढ़ेंगे तो ईजी रहेगा। बाकी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ नॉट द कॉज ऑफ पॉल्यूशन nor has it adverse effect on natural resources. Sustainable energy is the 17th goal of, जो अभी हमने पढ़ा था ना SDG goals, उसकी जो SDG 17 है वो सस्टेनेबल एनर्जी है, विच कॉल टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल बाय 2030. The Sustainable Energy for All initiatives act in support of 2014 to 24 Decade of Sustainable Energy for All as declared UN General Assembly. उन्होंने UN General Assembly ने डिकेड 2014 से 24 तक का सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल का डिकेड डिक्लेयर किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार हाँ इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। जैसे इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो SDGs गोल को इम्प्लीमेंट करता है? तो इसका आंसर होगा 6 नीति आयोग इस नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया, जो कि प्लानिंग कमीशन के बाद आया नीति आयोग। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये तो सभी को पता होगा, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को। हुआ क्या था उस दिन, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है डिक्लेयर किया, जिसे सेलिब्रेट करता है 5 ईयर एवरी ईयर। इसमें हुआ क्या था, चाइना वॉज ग्लोबल होस्ट 2019 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था 2019 का, उसमें चाइना जो उसने होस्ट किया था। एयर पॉल्यूशन थीम थी उस ईयर की 2021 में, और जो थीम था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वो क्या था, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, थीम क्या थी उस ईयर की। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका है, क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश इन 1962 which set the tone of environmental movement in the world was written by, इसे लिखा था रैचल कार्सन ने। साइलेंट स्प्रिंग एनवायरमेंटल साइंस बुक जो थी पब्लिश की गई थी 1962 में, और इसको लिखने वाले थे अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट रैचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंट्री नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फॉरेस्ट, वाटर, रोड, मिनरल। तो जो हमारी नेचुरल कैपिटल है उसके पार्ट में फॉरेस्ट भी आएगा, वाटर भी आएगा, मिनरल्स भी आएगा, बट रोड नहीं आएगा। नेचुरल कैपिटल होती क्या है? नेचुरल कैपिटल इंक्लूड करता है जितने भी हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं। इसमें हमारा एयर होता है, वाटर, लैंड, मिनरल एंड फॉरेस्ट। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ओनली दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन बी डीम्ड एज नेचुरल कैपिटल। हैंस रोड कैनॉट बी इंक्लूडेड इन द नेचुरल कैपिटल रिसोर्सेज। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी उन्होंने दिया है। जो नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे दो तरीके के होते हैं, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल। इन एग्जॉस्टेबल जिनको हम कितना भी यूज़ कर लें वो फिनिश नहीं होंगे, बट एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो कि कभी ना कभी फिनिश हो सकते हैं। तो इन एग्जॉस्टेबल लाइक हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, रेन एंड एटॉमिक एनर्जी। अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के भी दो पार्ट होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल इसमें फॉरेस्ट है, सपोज फॉरेस्ट फायर होती है तो हमारा फॉरेस्ट फिनिश हो जाता है, उसको आने में काफ़ी टाइम लगता है, बट हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा पैस्चर लैंड हो गया। आजकल बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग की वजह से पैस्चर लैंड भी खत्म होते जा रहे हैं हमारे। वाटर सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, वाइल्ड एनिमल्स एंड सॉइल। फिर नॉन रिन्यूएबल में हमारे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक स्पीसीज और एबायोटिक पेट्रोल, कोल, गैस, जिप्सम, मेटल, ये हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हो गए। तो ये फ्लो चार्ट आप एक बार लर्न कर लेना, इजी रहेगा। यहाँ पर 2018 में क्वेश्चन आया होगा। अच्छा ओके, तो व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018? थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंडिया वॉज द ग्लोबल हॉस्ट 2018 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। थीम ऑफ दिस ईयर एडिशन वॉज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। चाइना ग्लोबल हॉस्ट, सेम वही दिया कि 2019 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, वहाँ पर एयर पॉल्यूशन थीम थी। उसके बाद 2020 जो थीम थी वो बायोडाइवर्सिटी थी, 21 की थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। पाकिस्तान एक्टेड द ग्लोबल हॉस्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट 23 है, द मेन रोल ऑफ सोलर एडिशन इज इन। जो सोलर एडिशन है उसका मेन रोल जो है किस में होता है? कार्बन साइकिल। अभी मैंने बताया था ना, ये साइकिल्स जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 साइकिल्स हमारी हैं जो एयर में होती हैं और 2 हमारी लैंड पे होती हैं, कार्बन, वाटर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और जो हमारी लैंड पे होती है वो फॉस्फोरस होती है और सल्फर होती है। ये साइकिल्स आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये हर एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन रोल ऑफ सोलर एडिशन इज इन। तो मेन रोल जो है किस में होगा सोलर एडिशन का? वाटर साइकिल में। तो कैसे, वो हम आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। वाटर साइकिल्स आर ड्राइवन प्राइमरीली बाय एनर्जी फ्रॉम द सन। This solar addition drive the cycle by evaporating water from ocean, lake, river, even the soil. It form water vapor and clouds, where water droplet eventually gain even mass to fall back to earth. The water cycle is essentially a closed system, meaning the volume of water that is hydrosphere today is same amount of water always been present in the earth system. तो वाटर साइकिल जैसे लाइक हमारे बहुत सारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पर वाटर्स हैं। सोलर एडिशन से क्या होगी, वो वाटर जो है वो हीट होगा और हीट होकर वेपर में कन्वर्ट होगा। वो वेपर फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे, वहाँ पे क्लाउड फॉर्म करेंगे। फिर क्लाउड फॉर्म के बाद फिर थोड़ी सी हीट मिलेगी तो वो क्लाउड जो है वो क्या बोलते हैं मेल्ट होंगे और वहाँ से रेन होगा। अगेन फिर हमारा सारा का सारा वाटर स्टोर हो जाएगा हमारे जो भी रिवर बॉडीज़ हैं
जिसमें वाटर बॉडी से वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, देन अगेन सोलर रेडिएशन से हीट होगा, फिर वो वेपर बन के हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये कंटिन्यूस साइकिल जो है एक मूव होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। जो हमारा नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये हमारा नागपुर में। यहाँ पर इसे हम बोलते हैं नीरी भी बोलते हैं शॉर्ट में, बाकी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एंड वेयर। सेम क्वेश्चन आ गया, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ जो हमारा नीरी इंस्टीट्यूट है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा बी, 1958 में और नागपुर में। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पर रोकती हूँ। 25 क्वेश्चंस तक हमने आज कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं कल करूँगी। आप लोग बताइएगा आपको ये हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज़ कैसी लगी, और अगर कुछ आप लोगों को और मॉडिफिकेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर नेक्स्ट सेशन बाद में करेंगे।